Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is मुजफ्फर इकबाल. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि ग्रुप में क्लास क्या चीज होती है. क्लास बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं, आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि अगर क्लास बन चुकी है तो आप उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे मिलती है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन क्या होती है. तो ये हमारे इस वीडियो का कंटेंट है. आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि अगर आप किसी भी एंटिटी को कोड की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी क्लास बनानी पड़ती है. या हम क्लास में किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं. जिस हमने एग्जांपल डिस्कस की कि लेट्स से कि कोई गाड़ी है, लाइक कोई व्हीकल है, कोई कार है. अगर आप उसकी क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे. लाइक गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी का कलर क्या है, उसके उसके मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी प्राइस क्या है. तो ये जो हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं ये उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जो आप क्लास में वेरिएबल्स की शक्ल में लिख रहे होते हैं. फिर क्लास का जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं. तो उस एंटिटी के जो बिहेवियर या वो जो प्रोसेसेस होते हैं उसको आप क्लास में मेथड की शक्ल में लिखते होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी के एग्जांपल लें तो गाड़ी का स्टार्ट होना, गाड़ी का स्टॉप होना, गाड़ी को टर्न करना, गाड़ी को रेस देना, रिवर्स करना, तो ये सारे उसके बिहेवियर होते हैं जो हम फिर कोडिंग में मेथड्स की शक्ल में लिख रहे होते हैं. जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है. जब क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उनको आपने इनिशियल वैल्यूज असाइन करनी होती है और वो इनिशियल वैल्यूज देने के लिए यू नीड टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर्स. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. अगर आपको उसका रेफरेंस चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका रेफरेंस मिल जाएगा. आगे प्रोसीड करने से पहले आपको वो लेक्चर लाजमी याद होना चाहिए ताकि हम आगे जाके उसके अपडेट्स को क्रिएट कर सकें. तो मैं यहाँ पे फर्ज करता हूँ कि लेट्स से कि आपको आइडिया है कि क्लास को हम कैसे बनाते हैं. तो अब हम आज ये देखेंगे कि लेट्स से क्लास बन गई हुई है, अब आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है. तो अभी मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि आप क्लास को क्रिएट कैसे करेंगे. जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी उसका एक हल्का सा कोड दोबारा यहाँ देखेंगे और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और जो बाकी बात हुई उसकी मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस वेरिएबल्स गार्बेज कलेक्शन कैसे होती है. तो ये अभी आपको मैं लैपटॉप पे करके दिखा दूँ. तो ये मैंने नेटबीन्स को ओपन कर दिया है. सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देखते हैं कि पूरा क्या प्रोसेस है. एज यूजुअल आपने यहाँ से क्रिएट करना है प्रोजेक्ट को. ये आपसे पूछेगा कि किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए. जैसे आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, आपने यहाँ से उसका जो भी नेम होगा वो आपने सिलेक्ट करना है या टाइप कर देना है. फिनिश करके ये क्रिएट करेगा आपके लिए एप्लीकेशन को जिसका नाम जावा एप्लीकेशन 12. ये हमारे पास एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है. एक्स्ट्रा कमेंट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ. वो क्लास जिसमें हमारे पास मेन मेथड होता है इसको नॉर्मली मेन क्लास कहते हैं. ये क्लास इस क्लास का जो मेन मेथड होगा वो एग्जीक्यूट होगा जो कि आपको बाद में आउटपुट देते हैं. अब इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपनी मर्जी की क्लास क्रिएट करनी है जिसको हम यहाँ पे स्टूडेंट कहेंगे. अब क्लास को क्रिएट करने के हमारे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी ही फाइल के अंदर जिसका नाम जावा एप्लीकेशन 12 है, इसी ही फाइल के अंदर हम यहाँ पे अपनी मर्जी की क्लास क्रिएट कर सकते हैं. एक तरीका ये है, मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करता, मेजॉरिटी प्रोग्रामर भी ऐसा नहीं कर रहे होते. द सेकेंड एंड द प्रेफर्ड चॉइस इज कि आप हर क्लास के लिए अलग अलग फाइल क्रिएट करें. हमारे पास ये एक फाइल है जावा एप्लीकेशन 12.java जिस हमारे पास ये क्लास आपने स्टोर की है. अगर आप इस पैकेज के अंदर किसी दूसरी क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो बेहतर ये कि आप किसी और फाइल को क्रिएट कर लें. वो कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आप नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या फाइल के अंदर जाके न्यू फाइल को आप क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल एन भी कर सकते हैं.
इसको आप जब क्लिक करेंगे तुम्हारे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे राइट साइड पे वो खुद ही आपसे पूछ रहा है कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट जावा क्लास ही है, तो यहाँ से इसको आप जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि जिस क्लास को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है। तो लेट्स से कि मैं इसको कह दूं कि जिस क्लास को मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसका नाम स्टूडेंट है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास को क्रिएट कर देगा। अगेन मैं यहाँ से भी एक्स्ट्रा कमेंट्स को हटा देता हूँ। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाली है, हमारे पास पैकेज नेम वही है जो कि आपके पास ऑलरेडी इस फाइल में बना था। दिस वाज पैकेज जावा एप्लीकेशन 12। इसी ही पैकेज में यानी कि इसी ही एप्लीकेशन में उसने एक और क्लास क्रिएट कर दी है जिसका नाम स्टूडेंट डॉट जावा है, और इस क्लास के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट क्लास है वो आपकी क्रिएट हो रही है। तो मतलब कि आप इस तरीके से अगर बाकी क्लासेस भी ऐड करना चाह रहे हैं तो हर क्लास के लिए अलग अलग फाइल क्रिएट करें। तो ये एक प्रॉपर एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे है, आप भी कोशिश करें कि इसको ऐसे ही करें। अब इस क्लास में हम क्या करना चाह रहे हैं, जिससे पहले बात होती रही है कि क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो मैं आपके लिए ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ, मैं यहाँ से उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट टाइम को सेव करने के लिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास है जो कि क्रिएट हो रही है, और एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो रही है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। ये इसका डिफॉल्ट या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, जिसके जरिए आप जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हुए इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो किसी ना किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। नो इट डिपेंड्स कि आपने वहां पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कराया हुआ है। अगर आप इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएंगे तो ये आपके रोल नंबर में 0, नेम को नन और मार्क्स को 0 दे देगा। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि कंस्ट्रक्टर के जरिए आप जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहे होते हैं। तुम्हारे पास ये एट्रीब्यूट्स है, इनके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे। अगर आपने इस कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट किया ऑब्जेक्ट को, तुम्हारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज ये होंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो आप फिर वहां पे देंगे रन टाइम पे कि आर नंबर क्या हो, रोल नंबर क्या होगा, नेम क्या होगा, मार्क्स क्या होंगे। तो आपने जो भी वैल्यूज वहां पे दी होंगी आपकी वो वैल्यूज इस रोल नंबर में, नेम में और मार्क्स में स्टोर हो जाएंगी। कैसे, अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद इसके बारे में। और ये इसका एक मेथड है, डिस्प्ले मेथड। किसी भी क्लास में डिस्प्ले मेथड का होना लाजमी नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्या वैल्यूज असाइन हुई है, हम उन वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं यूजर। तो अगर आप किसी भी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज असाइन हुई हैं उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हम डिस्प्ले, ये इस तरह के बाकी भी कुछ मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हैं जिनका पर्पस ये होगा कि आप इन एट्रीब्यूट्स की जो करंट वैल्यूज है वो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके जरिए आप अपने एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो लेट्स से कि ये क्लास हमने क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये जो मेन क्लास थी, मैं वहां पर आ जाता हूँ। ये इसका मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के भी अगेन 2-3 तरीके होते हैं, उनमें से 1-2 आज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्लास का नेम होता है आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपके पास कोई वेरिएबल होगा आप वो लिखेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ये जो S1 के नाम से वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं ये एक आम वेरिएबल नहीं है। हमारे पास जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, लाइक इंट ए। अगर ए हमारे पास एक वेरिएबल होगा तो उसमें आप इंटीजर टाइप का कोई डेटा स्टोर कर लेंगे। ये जो मैंने S1 डिफाइन किया इसको हम कहते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल, जिसका काम होगा रेफरेंस को स्टोर करना। और वो रेफरेंस किसका होगा, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का होगा। करंट केस में हमारे पास जो स्टूडेंट क्लास है उसके जो ऑब्जेक्ट होगा उसके रेफरेंस को हम इस S1 में स्टोर करना चाहते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो आप इस तरीके से कोड लिखेंगे। ये कोड हम कंबाइन भी कर सकते हैं, और ये कि आप एक ही स्टेटमेंट के जरिए या ये 2 स्टेटमेंट्स के जरिए आप ये काम कर सकते हैं।
पहले आपने स्टूडेंट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हम स्टूडेंट क्लास के किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेंगे, और उसके बाद हमने लिखा कि S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये बात तो समझने वाली है कि इसका क्या मतलब है। हमारे पास जो न्यू का कीवर्ड होता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा होता है। आपको बकायदा रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और उस मेमोरी के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, वो डिसाइड करेगा ये वाला कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में आपने जो वैल्यूज लिखी होंगी वो स्टोर हो जाती हैं आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स में। अब ये काम कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये जरा समझने की जरूरत है। लेट्स से हमने लिखा है स्टूडेंट S1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास S1 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल। इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर क्या होगा, वो बेसिकली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। यहाँ पे हमने लिखा न्यू स्टूडेंट, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये जो न्यू का कीवर्ड है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर। जैसे न्यू का स्टूडेंट का कोड एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास रैम के अंदर एक मेमोरी क्रिएट होगी, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट की मेमोरी है। और सपोज हम कहते हैं कि उसका एड्रेस ये है, मतलब कि इस एड्रेस पे आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसके ऑब्जेक्ट को मिल जाते हैं। हमारे पास इस क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर है, नेम है और पास है। जब आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इस क्लास में आपने जितने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स थे, रोल नंबर था, नेम था और मार्क्स थे। तो हमारे पास इन तीनों एट्रीब्यूट्स की यहाँ पे अलग अलग मेमोरी क्रिएट हो जाती है। दोबारा समझ लें कि न्यू स्टूडेंट से हमारे पास मेमोरी क्रिएट होगी, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट की मेमोरी है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ है। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास उन सारे एट्रीब्यूट्स की मेमोरी होगी जो कि आपने क्लास के अंदर डिफाइन किए थे। हमारे केस में वहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स थे, रोल नंबर था, नेम था और मार्क्स था। तो हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स की मेमोरी क्रिएट हो चुकी है। अब आपके पास जो वेरिएबल S1 है, ये बेसिकली रेफर कर रहा है उस मेमोरी को जहाँ पे आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास ये क्रिएट हुआ था इस एड्रेस पे या इस मेमोरी पे। तो इस मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो हमारे पास इस वेरिएबल S1 में आ जाएगा। जो हमने लिखा था कि S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मतलब कि जो न्यू स्टूडेंट नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका जो भी एड्रेस होगा, उसका जो रेफरेंस होगा, हमारे पास वो इस S1 में आ जाएगा। हमारे पास सपोज ये S1 वेरिएबल है, ये इसकी मेमोरी दे, तो इस S1 की मेमोरी के जो कंटेंट होंगे वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो इसके कंटेंट बन जाएंगे। तो अगर करंटली हमारे पास सपोज ये OX7FFD सो ऑन, ये इसका एड्रेस था, हमारे पास ये एड्रेस S1 के कंटेंट बन जाएंगे। तो मतलब S1 एक ऐसी मेमोरी को रेफर कर रहा है कि जिस मेमोरी पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि आपने इस क्लास के अंदर क्रिएट किए थे। करंट केस में रोल नंबर, नेम और मार्क्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स है, इसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर में, तो हमारे पास जो कोड हमने लिखा हुआ है वो ये है कि न्यू स्टूडेंट। ये जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट है, ये बेसिकली जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपने ये लिखा हुआ था कि रोल नंबर 0 होना चाहिए, नेम नन होना चाहिए और मार्क्स 0 होनी चाहिए। तो मतलब हमारे पास जो रोल नंबर होगा ये 0 हो जाएगा, जो नेम की वैल्यू होगी वो नन होगी, और जो मार्क्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0। ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफाइन की थी। ये 0, ये नन और ये 0 हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसके एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे।
तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास दो स्टेप्स में भी हो सकते हैं, और यही कोड अगर आप चाहें तो इसको हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे अगर चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भी वही है जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि S1 आपका डिफाइन होगा रेफरेंस वेरिएबल, न्यू क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को, कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसकी मेमोरी में रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और इसमें जो वैल्यूज होंगी आपने इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यूज वहां पे लिखी होंगी हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स के में स्टोर हो जाएंगे। हम ये चेक करना चाह रहे हैं जो इस तरह बात हुई कि हमारे पास वहां पे 0, नन और 0 स्टोर हुआ है, इसको मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो डिस्प्ले करने के लिए अब जरा बात समझ लें कि हमारे पास इस क्लास में आपने जो कुछ भी डिफाइन किया हुआ है, इसके जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसके जितने हमारे पास मेथड्स हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स, ये सारे के सारे मेथड्स जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके जरिए कॉल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक मेथड लिखा था डिस्प्ले का, ये डिस्प्ले मेथड मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करना चाह रहा हूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हमारे पास ऑलरेडी S1 का जो वेरिएबल है वो क्रिएट हो चुके हैं। इसको अब जनरली यहाँ पे ये कहेंगे कि S1 हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया स्टूडेंट क्लास का। तो S1 डॉट यहाँ पे हमारे पास वो जितने भी उसके मेंबर्स होंगे क्लास के वो सारे नजर आ जाएंगे। हमारे पास वहाँ पे मार्क्स, नेम, रोल नंबर और डिस्प्ले हमने डिफाइन किए थे, तो वो सारे हमारे पास आ चुके हैं। लेट्स से कि मैं कॉल करना चाह रहा हूँ डिस्प्ले मेथड को, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले को सिलेक्ट किया। तो इस S1 के जरिए मैं डिस्प्ले को कॉल कर सकता हूँ। मतलब जो डिस्प्ले का मेथड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो ये इस तमाम चीजों को डिस्प्ले कर देगा, रोल नंबर को, नेम को और मार्क्स को। अगर मैं यहाँ से आपको इसको चला के दिखाऊं तो लेट्स से कि मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये इसका आउटपुट है। ये बेसिकली जो आपका डिस्प्ले मेथड था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। वो डिस्प्ले करे रोल नंबर को 0, नेम को नन और मार्क्स को 0। क्योंकि हमारे पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो आपके रोल नंबर में 0, नेम में नन और मार्क्स को 0 दे रहा था। लेट्स से कि मैं इस कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, या दूसरे पास में जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे रोल नंबर 101, नाम इसका अली, और इसके जो मार्क्स हैं वो लेट्स से कि 77 देना चाह रहा हूँ। अब अगर सपोज हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर रोल नंबर हमारे पास 101 होगा, उसका नेम अली होगा, उसके पास 77 होंगे। अब जो आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो पैरामीटराइज्ड है, तो ये आपके जो रोल नंबर जो कंटेंट्स होंगे ये कर देगा 101। जो हमने वहां से नेम भेजा था इनफैक्ट वो अली था, हमारे पास यहाँ पे नेम आ जाएगा अली। वहां पे मैंने जो मार्क्स लिखे थे वो 77 थे, तो ये हमारे पास यहाँ पे मार्क्स 77 हो जाएंगे। अगर मैं कॉल करता हूँ डिस्प्ले मेथड को, लेट्स हमारे पास ये डिस्प्ले मेथड था जो कि हमने डिफाइन किया था इस स्टूडेंट क्लास में। अगर मैं इसको यहाँ से कॉल कर लेता हूँ तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के जो करंट कंटेंट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। मैंने यहाँ से कोड को एग्जीक्यूट किया एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो रोल नंबर है वो 101 है, नेम इसका अली है और मार्क्स इसके 77। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, खा वो उसका कैटेगरीज हैं या उसके वो मेथड्स हैं, वो सारे के सारे उसकी ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेसिबल होते हैं। इसको थोड़ा सा और डिमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अब S1 के जरिए जो उसका रोल नंबर है या उसके जो नेम है उसके मार्क्स को चेंज करना चाह रहा हूँ। यू कैन सी जैसे मैंने S1 डॉट लिखा, मेरे पास मार्क्स, नेम, रोल नंबर और डिस्प्ले विजिबल है। मैं ऑब्जेक्ट के जरिए जो क्लास के मेंबर्स हैं वो एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे रोल नंबर को एक्सेस करना चाहता हूँ और मैं रोल नंबर की जो वैल्यू है वो लेट्स से कि यहाँ पे 111 कर लेता हूँ। S1 का जो नेम है वो लेट्स से कि मैं अब यहाँ पे कर लेता हूँ अहमद, और इसके जो मार्क्स हैं वो लेट्स से कि मैं चेंज कर लेता हूँ लेट्स से कि 33,
और मैं अब दोबारा S1 के जरिए जो इसका डिस्प्ले मेथड है वो कॉल कर लेता हूँ। अब जब यहाँ पे S1 डिस्प्ले होगा, ये बेसिकली जो आपके करंट वैल्यूज होंगी वो डिस्प्ले करेगा। जब यहाँ से S1 डिस्प्ले हो रहा था, S1 के जरिए डिस्प्ले कॉल हो रहा था, तो आपके पास जो डिफॉल्ट वैल्यूज थे वो डिस्प्ले हो रही हैं। फिर हमने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स की वैल्यूज को चेंज कर दिया। जब यहाँ पे S1 के जरिए मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा, अब करंटली रोल नंबर 111 है, नेम अहमद है, मार्क्स 33 है, तो हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास ये इसका आउटपुट आ रहा है। हमारे पास डिस्प्ले मेथड 2 दफा कॉल हो रहा है। जब पहली दफा कॉल हुआ तो रोल नंबर 101, नेम अली, मार्क्स 77 थे। फिर हमने रोल नंबर, नेम, मार्क्स को चेंज कर दिया। जब हमने दोबारा कॉल किया तो हमारे पास रोल नंबर 111, नेम हमारे पास अहमद हो गया और मार्क्स उसके अभी यहाँ पे 33 हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस S1 के जरिए जो क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उन तमाम को एक्सेस कर सकते। करंटली मैंने 3 एट्रीब्यूट्स थे उनको भी एक्सेस कर दिया, एक ही मेथड था वो भी एक्सेस कर दिया। इस तरीके से तमाम डेटा मेंबर्स को आप ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक क्लास के जितने मर्जी हो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, दिस इज नाउ S2, और यहाँ पे हमने कॉल कराया इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे, हमारे पास रोल नंबर 0, नेम हमारे पास नन और मार्क्स हमारे पास 0 हो जाएंगे। मतलब हमारे पास लेट्स से कि ये S2 रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो हमारे पास यहाँ पे S2 में आ जाएगा, यानी कि S2 रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट को। इसका अपना रोल नंबर होगा, इसका अपना नेम होगा, इसके अपने मार्क्स होंगे। बाय डिफॉल्ट रोल नंबर 0 होगा, जो हमने कॉल किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो बाय डिफॉल्ट आर नंबर 0 हो जाएगा, उसका नेम नन हो जाएगा, इसके मार्क्स को में 0 आ जाएगा। लेट्स से इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले भी कर लेते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे S2 डॉट डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, तो S2 की जो भी करंट वैल्यूज होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे टू मेक इट क्लियर हम यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले कर लेते हैं। ये हमारे पास S2 का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे डिस्प्ले करने से पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट S1 है। और लेट्स से कि मैं इस कोड को अब एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करता है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट S1 है उसका रोल नंबर 101, नेम उसका अली, मार्क्स 77 है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए थे। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट S2 है जो कि कॉल करे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जिसके जरिए हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज 0, नन, 0 आ रही है। ये जो ऑब्जेक्ट S2 डिस्प्ले किया जा रहा है, तो ये इसका रोल नंबर, ये उसका नेम, इसके मार्क्स है। तो आप इस तरीके से जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप जिस मर्जी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम एक रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि S2 इज इक्वल टू S1। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि S1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था उसी ही ऑब्जेक्ट को S2 भी रेफर करेगा। मतलब अगर हमारे पास S1 में वैल्यूज 101, अली और 77 थी, तो जो S2 की वैल्यूज होंगी वो भी हमारे पास 101, अली एंड 77 ही होंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे S2 को डिस्प्ले नहीं करता, मैंने यहाँ पे S1 को क्रिएट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे S2 को क्रिएट कर रहा हूँ और मैं S1 के जो कंटेंट्स है वो S2 में कॉपी कर रहा हूँ, यानी कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे S2 को डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो डिस्प्ले करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या फर्क आ रहा है। ये मैं यहाँ से कोड को रन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी ऑब्जेक्ट S1 का रोल नंबर 101, नेम अली, मार्क्स 77 है। S2 के भी हमारे पास कंटेंट वही है, 101, अली एंड 77। इसका मतलब ये हुआ S1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, S2 भी उसी को ही रेफर करेगा। ये जो हमने यहाँ पे S2 इज इक्वल टू S1 किया,
तो हमारे पास जो S1 के कंटेंट थे वो बेसिकली ये थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी ये अब आ जाएगी यहाँ पे S2 में, और ये अब उसी ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिसको S1 रेफर कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। और ये जो हमारे पास एड्रेस बेसिकली है ये इस ऑब्जेक्ट का। तो S1 में भी इसी का एड्रेस है, S2 में भी उसी का एड्रेस है। आप S1 को डिस्प्ले करेंगे तो आपको 101 अली 77 डिस्प्ले करेगा। अगर आप S2 को डिस्प्ले करेंगे तो वो भी आपको 101 अली एंड 77 डिस्प्ले कर देता। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हमारे पास अब ये जो ऑब्जेक्ट था जो कि हमने क्रिएट किया था S2 के लिए, यानी कि यहाँ पे जब ये क्रिएट हुआ था स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तुम्हारे पास ये जो न्यू स्टूडेंट क्रिएट हुआ था बाय यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये जो मेमोरी हमारे पास क्रिएट हुई थी फॉर दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अब करंटली कोई भी रेफरेंस वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा, पॉइंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि करंटली मेमोरी में एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी रेफरेंस वेरिएबल इसको रेफर नहीं कर रहा। करंट हमारे पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा। आगे जाके हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट करता है कि जिसको कोई भी रेफरेंस वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा होता, तो हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जावा का जिसको हम कहते हैं कि गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली चल रहा होता है और ये देख रहा होता है कि क्या मेमोरी में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जो कि गार्बेज बन चुके हैं, जो कि यूजलेस हो चुका है और उसको कोई भी रेफरेंस वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता होगा तो गार्बेज कलेक्शन में ये ऑटोमेटिकली मेमोरी से निकाल दिया जाता है। करंटली हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके कंप्यूटर के रैम में एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये यूजलेस बन चुका है, ये गार्बेज बन चुका है, इसको कोई भी रेफरेंस वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा। तो इसको ये ऑटोमेटिकली मेमोरी से निकाल देगा और जब ये मेमोरी से निकलेगा तो ये एरिया क्लीन हो जाएगा। तो जो गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस होगा वो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से निकाल देगा जो कि यूजलेस है, जिसने मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है और उसको कोई भी रेफरेंस वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा। तुम्हारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ था वो मेमोरी से निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में मेमोरी कहाँ से आती है और उसके बाद जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर करेगा, और उसके बाद आप कैसे ऑब्जेक्ट के जरिए आप ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और आप कैसे मेमोरी को रिलीज करवा सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्लास को क्रिएट करने के बाद उनके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसको अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा आज का कंटेंट था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर स्टिल कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।